सभी को नमस्कार। मैं रवि तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शोध कथा संवाद के भाग 5 में। इस शोध कथा संवाद के आयोजक हैं अखिल भारतीय शोधार्थी परिषद, जो कि आद्य शोधकर्ता संगठन की परिषद है। आज का विषय है भारतीयता के पोषक सत्र और सत्रीय संस्कृति। इस विषय के हमारे अतिथि वक्ता हैं डॉक्टर आदित्य कुमार मिश्रा तथा इस सत्र का संचालन करेंगे संतोष कुमार दिवाकर जी। नमस्कार। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं श्रीमान डॉक्टर आदित्य कुमार मिश्रा जी। आपने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आपका विद्या वाचस्पति का शोध कार्य सत्र एवं सत्रीय संस्कृति पर है। यह बहुत रोचक है कि यह अपने प्रकार का एक अनूठा शोध कार्य है। आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एवं हिंदी भाषा शिक्षण में आप एक विशेष स्थान रखते हैं। श्रीमान, स्वागत है आपका आद्य शोधकर्ता के शोध कथा संवाद में। आज का हमारा विषय है भारतीयता के पोषक सत्र और सत्रीय संस्कृति। सत्र का अर्थ हम बहुत सारे यहाँ पे श्रोता ऐसे होंगे जिनको अभी सत्र के बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सत्र विविध लोक कलाओं, विविध संस्कृतियों के केंद्र हैं असम के संदर्भ में। असम जो भारत का एक पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत ही राज्य है, बड़ा राज्य है, और वहाँ पर एक बहुत बड़े संत या जिसको कहें कि भक्त कवि हुए महाकवि शंकर देव। उन शंकर देव को केंद्र में रखकर आज यह वक्तव्य रहेगा और उनकी कलाओं को, उन्होंने किन किन चीज़ों की शुरुआत वहाँ पे की जिनको हम भक्ति मूवमेंट या भक्ति साहित्य के अंतर्गत जो है देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँ कि जो शंकर देव का जीवन रहा वह लगभग 120 वर्षों का जीवन रहा। 1449 ईस्वी में उनका जन्म होता है असम के नौगांव जिले में, और आप देखें कि 1568 में उनकी जो है मृत्यु होती है। तो लगभग 118-120 वर्ष का जो 19 वर्ष का जो जीवन रहा उनका, इसमें उन्होंने भारतवर्ष की 2 बार यात्रा की। और आप जो भी हिंदी साहित्य या ह्यूमैनिटीज से जुड़े लोग हैं उनको यह ज्ञात होगा कि भारतीय दर्शन के मूल में, भारतीय ज्ञान के मूल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज रही है तो वह यात्रा रही है। आप शुरू से देखिए, 9वीं शताब्दी से शुरू करिए, शंकराचार्य से आप शुरू करिए और आधुनिक समय में आते हुए रामानंद तक देखिए, या आधुनिक काल में भी जो राहुल सांकृत्यायन तक का समय आप देखिए, तो हम ये देखते हैं कि जो केरल के कलाड़ी से निकले हुए शंकर देव जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप सोचिए कि कितनी कम उम्र उनको मिली थी, और उतनी ही उम्र में उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना न केवल की बल्कि अद्वैतवाद जैसा भारतीय साहित्य को अद्वैतवाद जैसा दर्शन भी दिया। और उनके बाद आप देखिए फिर रामानुजाचार्य हों, चाहे फिर वो वल्लभाचार्य हों, चाहे फिर वो दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन को लाने वाले रामानंद हों, जिनको कबीर कहते हैं कि भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद। और आप देखिए कि रामानंद के बाद या उन्हीं के समानांतर, रामानंद के ही समानांतर कमोबेश आप देखिए कि असम, जबकि पहले उसको पूर्वोत्तर भारत कहा जाता था, एक ही वहां पर राज्यों का विभाजन तब नहीं था, आज के 600-700 साल पहले की बात अगर करें तो आप देखिए कि शंकर देव 2 बार पूरे भारतवर्ष की यात्रा करते हैं। अपने पहली यात्रा में जो उन्होंने 1481 में केवल 17 लोगों के साथ उन्होंने पहली बार भारत की यात्रा की, जिसमें उनके गुरु महेंद्र कंदल भी उनके साथ थे। और फिर आगे चलकर 1481 में पहली यात्रा, फिर 1520, अगर मैं सही हूं जी, नहीं, हाँ, 1550 के आसपास वे अपनी दूसरी यात्रा करते हैं, और उस दूसरी यात्रा में वे लगभग 120 लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं, और भारत का कोई भी विशेष स्थल उनसे छूटता नहीं, जिसे हम आज विशेष स्थल कहते हैं, जिनमें हम अयोध्या को गिनते हैं, मथुरा को गिनते हैं और चारों पीठों को गिनते हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों से लेते हुए उत्तर भारत के तमाम आध्यात्मिक और धार्मिक पीठों को गिनते हैं, वो सब उसमें शामिल थे।
आप बहुत ज़्यादा उसके विस्तार में ना जाकर कि वे किन किन जगहों पर गए, हम ये देखते हैं कि उनका असम के या पूर्वोत्तर भारत के रीजन में, क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उस पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज। और विषय ही है सत्र और सत्रीय संस्कृति। मतलब सत्र क्या है और सत्रों के होने से या उन सत्रों का भारतीय समाज, भारतीय या खासकर कहें कि असमिया समाज पर क्या उनका प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आज हम इसे समझेंगे। आप देखिए 2 यात्राएं उन्होंने की, एक पहली यात्रा 1481 और दूसरी 1550। इस 1550 में जो उन्होंने दूसरी यात्रा 120 शिष्यों के साथ की, जब इस यात्रा से वे वापस लौटे तो उन्होंने जगह जगह पर, अब आप देखिए इस यात्रा से उनको भारत के अलग अलग क्षेत्रों की वेशभूषा, अलग अलग क्षेत्रों के खान पान, वहां की धार्मिक रीति रिवाजों, वहां के आध्यात्मिक सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान हुआ शंकर देव को और उनके शिष्यों को भी, क्योंकि मुख्य रूप से उस पूरे ग्रुप को लीड शंकर देव कर रहे थे। तो महाकवि शंकर देव ने उस अपने पूरे अनुभव का सार छोटे छोटे वक्तव्यों में असम के कुछ कुछ स्थानों पर देना शुरू किया, या एक प्रकार से जहां वो बैठते थे वहां उनको असमिया लोग या एक प्रकार से वहां की जनता घेर कर बैठ जाती थी और उनसे कुछ जानने का प्रयास करती थी। और ये मत भूलिए कि वह जो समय है, मध्यकाल का समय है, उस समय भारतीय जनता को एकजुट करना सबसे प्रमुख कार्य था किसी भी भक्त कवि के लिए। किस लिए एकजुट करना, वो आप सबको विदित है कि उस समय इस देश पर बाहरी हुकूमत, बाहरी प्रशासन का या एक प्रकार से बाहरी तमाम आक्रमणकारियों का शासन चल रहा था, जिसके लिए अगर भारतीय जनता, भारतीय समाज को एकजुट हम नहीं करते तो यहाँ की क्या स्थितियां और बिगड़ सकती थीं। तो भक्ति आंदोलन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है और उसी भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकर देव असम में अपने तरीके से करते हैं। और आप देखिए कि एनसीईआरटी की पुस्तकों से लेकर भक्ति आंदोलन पर जितनी भारतीय हिंदी साहित्य में पुस्तकें हैं या आप कहें कि अन्य भारतीय भाषाओं में जो पुस्तकें हैं, बहुत कम चर्चा मिलती है पूर्वोत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की। उसका कारण ये है कि उस विषय में लोगों को अधिक जानकारी का ना होना, या बाद में जो जानकारी आई भी तो कोई उस ब्रह्मपुत्र के पार जाकर उन चीज़ों को जानने की इच्छा एक प्रकार से हिंदी पट्टी का नहीं रखा। हिंदी पट्टी या हिंदी क्षेत्र में हम आप जब देखेंगे तो जो बातें होती हैं वह केवल और केवल कबीर, रामानंद, शंकराचार्य और इनसे होते हुए तुलसीदास, कबीरदास, इनसे होते हुए और आधुनिक काल में जो है कुछ कवियों तक जाकर सिमट जाते हैं। अब आप देखिए कि शंकर देव उन छोटी छोटी सभाओं में क्या कर रहे हैं, लोगों को एक शरण नाम धर्म जो उनका मत है उसकी दीक्षा दे रहे हैं। अब देखिए यह जो उनका छोटी छोटी जगहों पर बैठकर कुछ कुछ लोगों को समूह में शिक्षा देने की जो वृत्ति थी, यह बाद में इन्हीं समूहों को लोगों ने एक देवत्व भाव से पूजना शुरू किया। एक प्रकार से कहा जाए कि जहां जहां उनके वक्तव्य हुए, जहां जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया महाकवि शंकर देव ने, वहां वहां लोगों ने उन चीजों को, उस स्थल को देव स्थल के रूप में या देव भूमि के रूप में पूजना शुरू किया। और जब शंकर देव नहीं रहे 1568 के बाद, तो उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य माधव देव को ये काम सौंप दिया। और ये जो सत्र शब्द आता है वह एक प्रकार से माधव देव या उनके बाद के अनुयायियों द्वारा दिया गया नाम है। इसके पहले जो यह स्थल था वह देवभूमि या एक प्रकार से मंदिर के रूप में या मठ के रूप में, छोटे छोटे पवित्र भूमि के रूप में ऐसे जाना जाता था कि हाँ वहां पर आचार्य ने वक्तव्य दिया था, तो वो बहुत विशेष स्थल है, वहां पूजनीय है, दर्शनीय है। तो जब हम सत्र शब्द की बात करें, अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर, तो भारतीय साहित्य में, समूचे भारतीय साहित्य में सत्र शब्द का पहली बार प्रयोग मेरी जानकारी में श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। लेकिन वहां पर सत्र शब्द का जो प्रयोग है वह यज्ञादि अनुष्ठानिक कृत्यों से है। सत्राय स्वर्गाय लोकाय सत्राय नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया समकादया सब सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशता। अब देखिए इस चीज को आगे चलकर जो असम के लोगों ने इस सत्र शब्द को कृष्ण की आराधना या विष्णु की आराधना के स्थल के रूप में विकसित किया। और आप देखिए कि जब माधव देव को शंकर देव के शेष हो जाने के बाद, माधव देव जो उनके सबसे योग्य शिष्य थे, माधव देव को या शंकर देव का जो असम के लोग हैं या इसी अपने हिंदी साहित्य में जो असम के भक्ति आंदोलन पर काम करने वाले लोग हैं वो आराम से जानते हैं। मैं तो बस उनका एक छोटा सा इस वक्तव्य में परिचय दे रहा हूँ, अब क्योंकि मैंने उस पर काम किया है तो
थोड़ा सा मैं उसके विस्तार में जाऊंगा कि शंकर देव के बाद माधव देव इस चीज को संभालते हैं, इस पूरी भक्ति आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का। और उन्हीं के समय जो शंकर देव के अन्य शिष्य थे, दामोदर देव, हरिदेव, पुरुषोत्तम ठाकुर या आगे चलकर दैत्यारी ठाकुर जैसे लोग, इन्होंने भी अपने अपने तरीके से इस भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब देखिए, जो शंकर देव थे उनके कई शिष्य थे, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण उनके शिष्य थे दामोदर देव, जो शंकर देव के मित्र सदानंद के पुत्र भी थे। अब दामोदर देव ने जो दूसरी बार की शंकर देव की यात्रा थी, जो मैंने अभी बताया आपको कि 1550 ईस्वी में उन्होंने की 120 शिष्यों के साथ, तो वो जब 12 वर्षों की जो यात्रा थी शंकर देव की, उस दौरान असम में उनकी गैर मौजूदगी में पूरी तरीके से नए नए शस्त्रों की स्थापना, या जिसको कहते हैं कि और अधिक लोगों को नव वैष्णव भक्ति आंदोलन, जो कि शंकर देव द्वारा प्रवर्तित मत था, इस नव वैष्णव भक्ति आंदोलन में जोड़ने का कार्य दामोदर देव ने अकेले और लोगों के साथ मिलकर किया। तो जब शंकर देव नहीं रहे तो उनको ये पूरी उम्मीद थी कि अब मेरे बाद, यानी शंकर देव के बाद, मुझे ही इस नव वैष्णव धर्म का मूल प्रचारक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अपने अंतिम समय में महाकवि शंकर देव ने माधव देव को नियुक्त कर दिया। और एक मानवोचित प्रवृत्ति है कि दो शिष्यों के बीच इस बात के लिए आपस में थोड़ी सी टकराहट होती है कि मैं ज्यादा योग्य शिष्य था, मुझे क्यों आगे गुरुदेव ने वो पदवी नहीं दी। तो माधव देव को नियुक्त करने के बाद दामोदर देव को इस बात से बड़ा आघात लगा कि मैं इस स्थान के लिए अधिक हकदार था जिस चीज के लिए माधव देव को नियुक्त किया गया। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं इस रेफरेंस बुकों का वक्तव्य के अंत में नाम लूंगा, आप उन रेफरेंस बुकों को पढ़ सकते हैं, कुछ अंग्रेजी में है कुछ हिंदी में है। अब देखिए, दामोदर देव ने एक अपना अलग संघ चलाया, जिसको एक कृष्णदेव नारायण माधव ने संप्रदाय शब्द भी प्रयोग किया, संहति शब्द। यानी कि शंकर देव के बाद जो इनका शंकर देव का भक्ति आंदोलन संबंधी मूवमेंट था, जिसको हम नव वैष्णव भक्ति आंदोलन कह रहे हैं, यह 4 भागों में बंट गया या 4 संहतियों में बंट गया। उसमें पहली संहति थी ब्रह्म संहति, दूसरी संहति थी पुरुष संहति, तीसरी संहति थी कला संहति और चौथी संहति थी निका संहति। अब जो पहली संहति थी ब्रह्म संहति, इसका जो प्रवर्तन था वो इनके शिष्य दामोदर देव ने किया। और मैंने अभी आपको बताया कि दामोदर देव शंकर देव के प्रति तो पूज्य भाव था, लेकिन माधव देव के प्रति उनके मन में वो आदर नहीं था, क्योंकि माधव देव तो उनके ही समकालीन समान रूप से एक ही गुरु के 2 शिष्यों के में एक थे। तो अब जब दामोदर देव ने ब्रह्म संगति का प्रवर्तन किया तो उन्होंने अपने तरीके से उसके नियम बनाए कि वहां पर गुरु की पूजा कैसे होगी, या मुख्य रूप से जो हमारा नामघर होगा, जो जहाँ पे ईश्वर की आराधना होती है, वहां पर किसको अधिक महत्व दिया जाएगा। तो आप देखिए कि इनका जो दामोदर देव द्वारा प्रवर्तन ब्रह्म संहति का हुआ, इस ब्रह्म संहति को आगे चलकर राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता है। किन राजाओं का? जाहिर सी बात है, असम में उस समय अहोम राजाओं का शासन था। उन अहोम राजाओं ने इनको संरक्षण प्रदान किया, दामोदर देव और उनकी ब्रह्म संहति को। इसीलिए ब्रह्म संहति से संबंधित, अब ये संहतियों ने किया क्या? इन संहतियों ने अलग अलग शस्त्रों की स्थापना की। जैसे कि हर संहति के अपने शस्त्र हैं। असम में आप जब देखेंगे कि जैसे ब्रह्म संहति है तो उसके अंतर्गत दक्षिणपाद सत्र है, गढ़मूर सत्र है, कालियाबार है, आउनी आटी, मानेरी, विष्णुपुर, कलावारी, भीमपुर, बेलगुरी, बहारी, बालीपारा, ये संबंधित कुल मिलाकर लगभग सैकड़ों सत्र जो केवल ब्रह्म संहति से जुड़े हुए हैं, ये आपको असम में मिलते हैं। और इन संहतियों को चूंकि राज सत्ता का सहयोग मिला, इसलिए ब्रह्म संहति के सत्र आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े मजबूत भी हैं। इनके पास आपको अभी भी, मैंने 1-2 बार विजिट किया है अपने शोध निर्देशक के साथ वहां पर, तो मैंने देखा कि जो है वहां पर अभी भी अहोम राजाओं की शासनकाल की तलवारें, उस समय के बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े पीतल और मृदभांड और उस समय की स्वर्ण मुद्राएं सब अभी भी वहां के सत्रों में संरक्षण करके रखी गई हैं, जिससे इन चीजों को आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृत के उस एक प्रकार से सूत्र का परिचय उसको मिले कि कैसा हमारा जो पुराना, हमारा जो अतीत रहा है वो किस तरह का रहा है। तो ब्रह्म संहति जिसका प्रवर्तन दामोदर देव और हरिदेव आदि ने किया। अब जो दूसरी संहति हमारे सामने आती है, पुरुष संहति। 4 संहतियां मैंने बताई, दूसरी संहति पुरुष संहति। पुरुष संहति का जो प्रवर्तन है वो पुरुषोत्तम ठाकुर ने किया, जिनको शंकर देव का पौत्र बताया जाता है।
ठीक है ना। पुरुषोत्तम ठाकुर के ही नाम पर, पुरुषोत्तम ठाकुर के ही नाम पर इस संहति का नाम पुरुष संहति पड़ा। और पुरुष संहति ने मूल रूप से उसी बिना शंकर देव की विचारधारा में कोई परिवर्तन कहे कि ये हूबहू उसको उसी रूप में अपनाया जिस तरह से शंकर देव ने अपने समय में चीजों का प्रचलन या चीजों की शुरुआत की थी। तो इस पुरुष संहति में के प्रवर्तक पुरुषोत्तम ठाकुर, और उनके बाद जो है उनके देहावसान के बाद उनके छोटे भाई चतुर्भुज ठाकुर। और यही नहीं, जिन लोगों को यह कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में स्त्रियों को कभी किसी तरह का लीडरशिप नहीं दिया गया, उनको कभी किसी तरह का शासन प्रशासन चलाने के लिए, कोई संस्था चलाने के लिए स्थान नहीं दिए, उनके लिए यह सूचना मैं दूं कि पुरुषोत्तम ठाकुर के बाद चतुर्भुज ठाकुर, और चतुर्भुज ठाकुर जब नहीं रहे तो उन्हीं की पत्नी, चतुर्भुज ठाकुर के न रहने पर उन्हीं की पत्नी कनक लता ने इस पूरे पुरुष संहति का मार्गदर्शन किया, एक प्रकार से इनके अंतर्गत सत्रों का एक प्रकार से मार्गदर्शन किया या उसका प्रचार प्रसार किया। अब देखिए, कनक लता ने सबसे पहले उस संहति में निष्ठा रखने वाले 12 योग्य शिष्यों को चुना और देश के भिन्न भिन्न भागों में उनको भ्रमण के लिए भी भेजा, कि भ्रमण के लिए भी भेजा, और बाद में असम के कुछ क्षेत्रों में अलग अलग सत्रों की स्थापना के लिए भी भेजा। जैसे इस संहति के अंतर्गत अगर सत्रों को हम देखें तो पाटबाउसी सत्र, पाटबाउसी, नरोवा, बरदोवा, भोगपुर, सामागुड़ी, खतपर, सालगुड़ी, ये सब सत्र जो है वो पुरुष संहति के अंतर्गत आए। अब जो तीसरी संगति थी, देखिए कला संगति, जिसका प्रवर्तन गोपाल देव आता ने किया। अब गोपाल देव आता ने कला संगति नाम इसका क्यों पड़ा कि उन्होंने, गोपाल देव आता ने सबसे पहले कालाजार नामक, असम में एक स्थान है कालाजार, वहां पर पहली बार उपदेश दिया। इस उपदेश के चलते इस संगति का नाम वहीं से उन्होंने कला संगति रखा। और इस तरह के इस संगति के अंतर्गत जिन सत्रों को हम जानते हैं, उन सत्रों में आप देखिए कि बाहम्बरी, दिहींग, मायापारा, और उसके बाद इकारजन, हलाइदा, इस तरह के मतलब सत्रों की स्थापना हुई। इसमें रामचंद्र ने खैरमोचर सत्र, सनातन ने डालोइपो सत्र, पुरुषोत्तम ने खतपर सत्र, और मुरारी ने कराईबाही सत्र। तो वर्तमान समय में एक ही सत्र, वो बात अलग, अभी मैं कंक्लूजन में आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इस समय इन सत्रों की क्या स्थिति है, लेकिन उस समय जो स्थितियां थी वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब कला संगति में जब हम देखते हैं कि गोपाल देव आता और उनके बाद उनके अन्य योग्य शिष्यों ने इस संगति के अंतर्गत जिन चीजों का मतलब एक अलग तरीके से पूजा विधान किया। और सबसे बड़ी चीज जो इस संगति में हमें देखने को मिलती है कि इस संगति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। गुरु को ईश्वर से भी, मतलब ईश्वर को गुरु ही मान लिया गया कि उससे बढ़ के कोई नहीं है। और इस संगति में जाति पाति भेदभाव को भी थोड़ा सा दूर रखा गया। मतलब इस संगति का जो वो होगा, लीड करेगा, जो सत्राधिकार होगा इस तरह के सत्रों का, वह ब्राह्मण जाति से ही हो ऐसा नहीं है, वह किसी भी जाति से हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके ऊपर किसी तरह का बाह्याचार या किसी तरह के बाहरी अनुशासन से वो आबद्ध नहीं रहेगा। बहुत उदार तरीके से वह समाज में जो है अपने कामों को करेगा। और जो अंतिम संगति हम देखते हैं, निका संगति जिसका प्रवर्तन सबसे बाद जो हुआ, इसके प्रवर्तक के रूप में हम बदला पदमाता का नाम, बहुत प्रसिद्ध नाम है, माधवदेव के बाद सबसे बड़ा नाम असम में जाना जाता है बदला पदमाता का सत्रों के संदर्भ में। तो बदला पदमाता ने निका संगति की स्थापना की। और इस निका संगति के अंतर्गत उन्होंने सबसे बड़ी चीज की कि उन्होंने शंकर देव और माधव देव को अवतार की संज्ञा दी, ईश्वर के अवतार की संज्ञा दी। बदला पदमाता ने ही जो असम का वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध सत्र है श्री उत्तर कमलाबाड़ी सत्र, उसकी स्थापना की 1660 या 1666 ईस्वी के आसपास। और आप देखिए कि इस संगति के सत्रों में माजुली का मैंने अभी आपको बताया उत्तर कमलाबाड़ी सत्र है, कामरूप जिले का बरपेटा है, कूच बिहार में स्थित मधुपुर सत्र है। ये सब निका संगति के केंद्रीय सत्र हैं। और इन सत्रों में असमिया भागवत को ही
पूज्य ग्रंथ के रूप में माना जाता है। मतलब कि जो असमिया भाषा में भागवत लिखी गई श्रीमंत शंकर देव द्वारा, इसी भागवत ग्रंथ को ही सबसे पूज्य वस्तु के रूप में वहां पर माना गया। न मूर्ति पूजा को नहीं, उसी भागवत को ही सबसे प्रमुख वस्तु के रूप में पूजा गया। अब ये तो हुई चार संगतियों का परिचय। अब आप देखिए कि सत्र, जिसकी मैंने अभी इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं कि इन संगतियों के अंदर ये सत्र वो सत्र, सत्र है क्या? सत्र एक प्रकार से वैष्णव के मठ हैं, या छोटे छोटे कह सकें कि आश्रम है। इन मठों में विविध लोक कलाओं की, इन सत्रों में विविध लोक कलाओं की शिक्षा दी जाती है। वे कलाएं हस्तकला, मुखौटा कला, गायन कला, वादन कला, नाव बनाने के तमाम जो हाथ से निकलने वाली तमाम कलाएं हैं उनसे संबंधित तमाम कलाएं हैं। हथकरघा हो गया, नाव बनाने की कला हो गया, विभिन्न लकड़ी की अच्छी मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, इन सब चीजों को बनाने की जो है की शिक्षा जो है विभिन्न जो है उसमें दी जाती है सत्रों में। अब आप देखिए कि सत्र प्रशासन, कि सत्र चलता कैसे, ये जो सत्र हैं, ये व्यवस्था, जो सत्र रूपी व्यवस्था है, ये चलती कैसे, इसका हम परिचय थोड़ा सा देखेंगे। कि सत्र प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो सत्राधिकार होता है, और सत्राधिकार के अनुपस्थिति में जो पूरे सत्र की व्यवस्था को देखता है वो देकाधिकार होता है। और जो इसमें चीजें आती हैं जैसे पादशिला। अब पादशिला सत्र का एक महत्वपूर्ण घटक, माधवदेव और शंकरदेव के पद चिन्हों को संरक्षित करके अलग अलग सत्रों में जो रखा जाता है, तो उन पादशिलाओं का पूजन होता है। और इन पादशिलाओं को विशेष त्योहारों या विशेष सांस्कृतिक अवसरों पर आम जनता के लिए भी दर्शन इनका कराया जाता है, जिसको कहा जाए कि आम जनता इनका लाभ अलग अलग अवसरों पर हमेशा तो नहीं ले सकती, लेकिन जैसे विजयादशमी का अवसर पड़ा या वहां पर जो असम के प्रमुख त्योहार हैं उन अवसरों पर उनको जो है आम जनता के लिए भी सुलभ कराया जाता है। ऐसे ही पादशिला के अतिरिक्त एक हाथी, जो सत्र के भीतर वहां पर पढ़ने वाले बच्चों, विद्यार्थियों, जिसको कहा जाए कि वहां पर जो बटुक हैं, जो अध्ययन करते हैं बच्चे छोटे छोटे चीजों का या विभिन्न कलाओं को सीखते हैं कुछ वर्षों के लिए जाकर, या जिसको कहा जाए कि हमेशा के लिए भी वे रह सकते हैं। देखिए सत्र में भक्त और शिष्य दो तरह के इनकी भी व्यवस्था है। जैसे भक्त वह होगा जो कुछ दिनों रहे और उसके बाद वह सत्र से बाहर भी जाकर अपना अलग सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रों में अपना जो उसको करना है कर सकता है, बाहर की नौकरी आदि। लेकिन जो शिष्य होगा वह परमानेंट सत्र में ही पूरा आजीवन बिना शादी के, बिना विवाह के जो है बिताएगा, और सत्रों में रहते हुए वह जो हमारे भारतीय दर्शन की, या जिसको कहा जाए कि हमारी भारतीय जो एक बहुत बड़ी पहचान है बाहर के देशों में, कि हम लोक में जो तमाम लोक के वो होते हैं कि आप गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, नृत्य कला के क्षेत्र में जो लोक कलाएं हैं उनको संरक्षण करने का प्रयास ये शिष्य करते हैं। जैसे मैं तमाम ऐसे शिष्यों को वहां पर जानता हूं, मुझसे जुड़े भी हुए हैं, कि ये लोग वहां पर कोई नृत्य कला में, कोई वहां पर जो है सत्रीय नृत्य है उसमें बहुत उच्च स्तर का परफॉर्मेंस बाहर के देशों में कर रहा है। और यही नहीं, ये जो शिष्य होते हैं, जो इस हाथी, जो मैंने अभी परिचय दिया कि सत्र के भीतर शिष्यों के रहने के लिए जो निवास स्थान होता है उसको हाथी कहते हैं सामूहिक रूप में। स्वतंत्र कमरों की अगर बात करें, जैसे आप हॉस्टल्स मान लीजिए आज के समय में, तो स्वतंत्र कमरों के रूप में इन्हें हम बोहा के रूप में जानते हैं। जैसे एक बोहा में 2 बच्चों को रखा जाएगा, या बड़ा है तो 3 बच्चों को रखा जाएगा, इस तरह से बोहा। और इसी बोहा या हाथी में रहने वाले जो शिष्य और भक्त होते हैं, वे आगे चलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों और देश के बाहर भी जाकर अलग अलग कलाओं की प्रस्तुतियां देते हैं और देश का नाम जो है वह समृद्ध करते हैं, या एक प्रकार से यहाँ की लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। यही नहीं, आगे एक सत्र प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है बछोरा। जैसे किसी भी सत्र में असम के आप जाएंगे तो बहुत बड़ा गेट होगा, आप जैसे कॉलेज का गेट किसी देखते हैं बहुत बड़ा सा होता है, ऐसे ही ये जो गेट होगा इसको बोलते हैं बछोरा। यानी सत्र परिसर में आप प्रवेश करेंगे तो जो मुख्य द्वार होगा बछोरा कहलाएगा। और इस मुख्य द्वार की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताएं कि द्वार के खंभों पर जो बड़े बड़े 2 होंगे उस पर तमाम कलाकृतियां होंगी, हस्तकलाएं उकेरी गई होंगी, जिस पर आपको शेर के, हाथी के, इन तरह के चित्र, या जो वो एक नाटक का क्योंकि
मुख्य रूप से शंकरदेव नाटककार थे, नाट्य कला के विशेषज्ञ थे और उन्होंने उसी के माध्यम से अंकिया नाटकों की रचना की और जो है अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने लोगों को वैष्णव धर्म में दीक्षित करने के लिए मुखौटा आदि के प्रयोग के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से लोगों को जोड़ा, एकजुट किया, लोगों में संवाद, परस्पर संवाद जो है विकसित किया। तो आप इस बछोरा को अगर आप देखेंगे तो बछोरा प्रवेश द्वार होता है सत्र का, और इसके बाद थान। थान क्षत्रिय संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। थान का क्या चीज होती है कि वह स्थान जहां पर किसी बड़े महापुरुष का जन्म अथवा उसका देहावसान हुआ रहता है। जैसे शंकरदेव का जो जन्म हुआ था वह जिस स्थान पे हुआ नौगांव में, उसको भी स्थान बोलते हैं। नौगांव बरदोआ में पहले सत्र की स्थापना भी शंकरदेव ने की थी, तो उसको प्रथम जो है सत्र की स्थापना की थी, तो उसको जो है थान के रूप में जाना जाता है। यही नहीं, माधवदेव जो जिनका जन्म लेटुकपुखरी नारायणपुर जिले में हुआ, तो नारायणपुर नामक जो स्थान है असम का, वहां पर लेटुकपुखरी एक छोटा सा गांव है, वहां पर इनका जो है जन्म हुआ। तो जिस स्थान पे जन्म हुआ था उसे थान के रूप में जाना जाता है। थान वह स्थान विशेष होता है जहां पर पूर्व संतों के सांस्कृतिक अवशेषों को संरक्षित किया जाता है। और देखिए, अब इन सब के बारे में थोड़े से परिचय के बाद मैं आपको बताऊं कि जो असम के सत्र हैं उनका मूल रूप से आज के समय में क्या प्रासंगिकता है और आज उनकी स्थिति क्या है। तो असम के जो जितने सत्रों की अभी थोड़ा बहुत जिनका मैंने परिचय आपको दिया, ये आज उस रूप में तो नहीं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े सत्र थे उन्हीं में कुछ सत्र इंक्लूड से 2-3 सत्र छोटे हैं, तो वह किसी एक सत्र के ही संरक्षण में आकर एक बड़े सत्र के रूप में उनको जाना जाता है। अभी आज भी असम में आपको सैकड़ों सत्र ऐसे मिलेंगे जो आज भी सांस्कृतिक गतिविधियों में, तमाम कल्चरल इवेंट्स में जुड़े हुए हैं और वहां के जीवन के मूल आधार के रूप में है। सत्र के भीतर आप देखिए नाम घर होता है, जहां पर विभिन्न त्योहारों के अवसर पर वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे जाकर आपस में पूजा पाठ करते हैं, तमाम लोक रंग आदि आयोजित होते हैं, लोग उनको देखते हैं, नाटक आदि नाम घर में आयोजित होता है, उनको लोग देखते हैं। और यही नहीं, वहां पर आपसी विवाद का जो समझौता होता है वह भी इन सत्रों का जो सत्राधिकार और वहां पर रहने वाले भक्त शिष्य होते हैं उन सब के मध्य आपस में संवाद के माध्यम से हो जाता है। यह एक प्रकार से बहुत बड़ी बात है। जहां थोड़ी सी कोई और बात हो जाती है तो तुरंत आदमी पुलिस थाने आदि जाता है, वहां पर आपस में ही बातचीत करके पंचायत नुमा तरीके से चीजों की जो सुविधा होती है वो सत्रों में हो जाती है। आप देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो सत्रों के संदर्भ में मुझसे अभी छूट रही है, बहुत महत्वपूर्ण कला, जिसको लेकर तमाम संगीत नाटक अकादमी और तमाम राष्ट्रीय पुरस्कारों से वहाँ के कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है, वह है वहाँ का मास्क मेकिंग, जिसको तो मुखौटा कला, इस पर मेरा काम भी है। वहाँ की जो मुखौटा कला है सत्रों की, यह इस भारत देश में नहीं अभी तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप अमेरिका और यूरोप के कई देशों में वहाँ के मुखौटे, यहाँ असम के माजुली एक जिला है, आइसलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड कहा जाता है, सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का कहा जाता है। माजुली आप विजिट करिए तो वहाँ देखेंगे आप कि वहाँ पर एक सामागुड़ी सत्र है। सामागुड़ी सत्र में आचार्य हेमचंद गोस्वामी और उनके तमाम अन्य या उनके पहले भी बहुत सारे हुए, लेकिन वर्तमान में जो अभी जीवित हैं, हेमचंद गोस्वामी सबसे बड़े मुखौटा कलाकार के रूप में आपको मिलेंगे। और उनके माध्यम से जो ये मुखौटा कला है वो देश के विभिन्न भागों में जो है प्रसिद्ध है, और देश के बाहर वहाँ के मुखौटा कलाकार अपने मुखौटों का प्रदर्शन करने के लिए देश के बाहर भी उनको बुलाया जाता है अन्य देशों से। और आज भी तमाम विदेशी पर्यटक माजुली में उस सामागुड़ी सत्र में या शिवपुर में जो खप्पर सत्र है वहां पर जाते हैं और उन चीजों को जो है देखते हैं। इन मुखौटों का योगदान ये है कि आज भी बहुत सारी ऐसी भाव भंगिमाएं या बातें होती हैं जो नाटक में व्यक्ति साधारण अपने मुख वृत्तियों से नहीं प्रदर्शित कर पाता, तो मुखौटे उनको प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ी माध्यम है। जैसे किसी को अब रावण
का मुखौटा लगा के प्रदर्शन करना है, तो साधारण मुखाकृतियों पर आप रंग या लीपापोती कर कर उतने प्रभावकारी तरीके से जनता को एकजुट नहीं कर पाएंगे, मनोरंजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुखौटा जो होता है, उस मुखौटे के माध्यम से आप और अधिक अच्छे तरीके से जनता पर अपना प्रभाव जो है वो जमाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो माजुली के मुखौटों को देश के अन्य मुखौटों से अलग बनाती है कि वहाँ के मुखौटों में गतिशीलता आपको मिलेगी। गतिशीलता क्या? मूवमेंट। मतलब आप उन मुखौटों को, मैंने पहना है, आप पहनेंगे ना, तो इस आकार में उनका निर्माण हुआ है कि वो जब आप बोलेंगे तो मुखौटे खुलेंगे, जब आँख खोलेंगे तो मुखौटों की आंखें खुलेंगी। इस तरीके से उनको सोचिए आप, कितनी दक्ष कला है, कितनी सूक्ष्म कला है जो वहाँ के कलाकार उनको जो है इस तरीके से निर्मित कर रहे हैं। असम के ये मुखौटे आज भी विश्व में और भारत में देश के उस सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखे हुए हैं, जिनके बारे में बिना चर्चा किए आप आज की कलाओं को समझ नहीं सकते। और ये कलाएं आज की नहीं हैं, आदि काल से इन कलाओं का संरक्षण इस भारत भूमि पर होता आ रहा है। और इन मुखौटा कला के अतिरिक्त एक सत्रीय नृत्य जिसको कहा जाता है, जिसमें माटी अखड़ा और तमाम उसके अन्य अंग उपांग है, तो इन सत्रीय नृत्यों की भी जो है चर्चा जो है, या इनका भी प्रदर्शन विदेश में जाकर, अभी एक उत्तर कमलाबाड़ी सत्र असम में है। उत्तर कमलाबाड़ी सत्र के सत्राधिकार परम पूज्य जनार्दन देव गोस्वामी, जिनके माध्यम से वहाँ पर जो एक लोक का, जिसको एक कहा जाता है कि जनता का एक जो सेवक, जैसे जो आज शो कॉल्ड विधायक और सांसद के जो काम उस पद पर रहकर कर रहे हैं कि हम नेता हैं, हम इस क्षेत्र के जो है जनप्रतिनिधि हैं, तो एक पूरे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में परम पूज्य गोस्वामी जनार्दन देव वो काम कर रहे हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था सत्र में है, सत्र में शिक्षण की व्यवस्था है, बच्चे पढ़ना चाहें, गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए सत्र व्यवस्था करता है। अब आप सोचेंगे कि सत्र स्वावलंबी इतने कैसे हुए, तो सत्र से निकले हुए जो तमाम भक्त और शिष्य थे, वे जब अलग अलग स्थानों पर आज अच्छे पदों पर, या जिसको कहा जाए कि आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, तो वे सत्र को कुछ न कुछ अपनी स्वेच्छा से देते हैं। और आज भी सत्र उसी गति से, पहले से भी बेहतर गति से अपना काम कर रहे हैं। और आज सत्रों की स्थिति, आज के 500 साल पहले की सत्रों की स्थिति से काफ़ी कुछ बदल गई है। यह एक प्रकार से मूल अपना एक अलग, जिसको कहते हैं कि एक अपनी यूनिवर्सिटी, अपना एक विश्वविद्यालय के रूप में जो है यहाँ के सत्र अभी भी चलते हैं। और इन सत्रों के माध्यम से और इन सत्रों में बसने या रचे बसने वाली संस्कृत के माध्यम से हम भारतीय संस्कृत को जब जोड़ते हैं, तो ये देखते हैं कि भारत से अखंड रूप में जुड़ा हुआ ये जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसको हम एक प्रकार से शेष भारत और पूर्वोत्तर भारत के मध्य एक पुल के रूप में, एक कड़ी के रूप में इन तमाम कलाओं को देखते हैं। और इन कलाओं की जननी असम के इन सत्र हैं, या ये सत्र हैं जहां पर हम इन कलाओं को निरंतर विकसित, परिमार्जित और परिष्कृत होते देख रहे हैं। धन्यवाद। विषय समाप्त हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोताओं को भारतीयता के पोषक सत्र और सत्य संस्कृति की गहन जानकारी पता चल गई होगी। इसकी महत्ता और इसकी प्रासंगिकता का प्रतिपादन डॉक्टर आदित्य कुमार मिश्रा ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। हमारी यह शोध कथा संवाद की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी और भाग 6 जल्द ही आप सबके सामने प्रस्तुत होगा। नमस्कार।